औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे होंगे और वो है पीरियोडिसिटी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिसिटी से और एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा जी। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिसिटी के लिए और ये लें जी। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, तो अब पीरियोडिसिटी की सीधी सीधी बात करना शुरू करते हैं कि पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टी जैसे मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। और हम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स अगर देखें इधर तो हम ये देखते हैं कि प्रोटॉन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आपका, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है। सोडियम से आर्गन जाते हैं आप, और टाइप ऑफ बॉन्डिंग है कि सोडियम से एल्यूमिनियम मेटालिक है, फिर उससे आगे क्लोरीन तक कोवलेंट है, और आर्गन में कोई बॉन्डिंग नहीं क्योंकि आर्गन तो एक खाली एक सिंपल एलिमेंट है ना, इट्स नोबल गैस और ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं करता। स्ट्रक्चर क्या है कि इधर जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर एंड फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर सिंपल मॉलिक्यूलर एंड आर्गन हैज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सोडियम से सिलिकॉन इंक्रीज करते हैं, सिलिकॉन हैविंग द हाईएस्ट, और उसके बाद फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन से डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। एटॉमिक रेडियस भी जो है वो भी सोडियम से क्लोरीन जो है वो डिक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है, और आयोनिक रेडियस जो है वो भी वो इंक्रीज कर रहा है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अब सबसे पहले हम नीचे आते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस हम ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस across the period because the number of protons increases, which pulls electrons closer to the nucleus. Number of shells remains same, shielding effect remains same, and attraction increases. और हम एक और बात ये देखते हैं कि covalent radius always gives in smaller value due to overlap between orbitals. Argon does not form any covalent bonds or compounds. It exists as monatomic single atom. ठीक हो गया। अब आगे हैं तो एटॉमिक रेडियस का ग्राफ कैसे होता है। एटॉमिक रेडियस का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का हम ग्राफ ऐसे एक सिंगल नीचे लाइन जा रही होती है, और जब अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो आप सबसे आपके लिए बेहतर है कि आप ये बनाएं। बड़ा सिंपल सा ग्राफ होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बस, और ये 1 मार्क का ग्राफ आता है, आपको 1 मिल जाए। ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल सा ये ग्राफ बना दें तो ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, आगे आते हैं आयोनिक रेडियस की तरफ। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर स्मॉलर देन द ओरिजिनल एटम्स एंड द एनायंस ऑफ द सेम पीरियड फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स ऑफ सेम, आयोनिक radius of an anion is larger than the parent atom and cations of the same period. ठीक हो गया। और अब हम कहते हैं कि from P3 negative to Cl negative ionic radius decreases because number of electrons is same, nuclear charge is increasing, number of shells is same. हो गया। अच्छा ये चाहे तो आयोनिक रेडियस का ग्राफ जो है वो ये है कि आपके पास ऐसा ग्राफ है, तो आप क्या करते हो कि आपने ऐसे एक लाइन बनाई और ऐसे एक लाइन बनाई, तो बेसिकली ग्राफ जो है वो ऐसे बन रहा होता है। आप एक लाइन ऐसे बनाते हो और एक लाइन ऐसे बनाते हो। अब चाहो तो बिल्कुल ये बीच वाली लाइन बना दो, अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जायंट स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन लेफ्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और from sodium to aluminium melting point increases due to increase in strength of metallic bonding। ठीक है, और जब स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज हो रही होती है उसका रीजन ये होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है।
अब जो सिलिकॉन है इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज मेनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और सिलिकॉन SiO2 जब आप देखते हो SiO2 जो सिलिकॉन ऑक्साइड है जो जिसको आप आम जबान में सैंड कहते हो, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका तो ऑफ कोर्स लार्ज स्ट्रक्चर होगा क्यों, और लार्ज स्ट्रक्चर है और a lot of energy is required to break the strong covalent bonds between it. उसके बाद आता है कि the elements to the right of silicon are all non-metallic elements. They have simple molecular structures और argon का तो atomic structure है। ठीक है, और इनके melting points, boiling points low हैं क्योंकि इनकी बीच में जो intermolecular forces हैं और वैंडरवाल फोर्सेस वो भी कम है। वैंडरवाल फोर्सेस हम फर्दर उसमें डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपकी वो है बॉन्डिंग, मॉर्निंग में आ रही होगा। तो अच्छा अब इधर इन्होंने लिखा कि दे आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आप इधर लिख सकते हो a lot of energy going as and there is are strong intermolecular forces between the molecules, ठीक हो गया। तो ये आप इधर लिख भी सकते हो ऐसे। आगे आ जाए तो the strength of intermolecular forces depends on the number of electrons. फास्फोरस के 60 हैं, सल्फर के 120 हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसा होता है एक लाइन ऐसे आती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब मेरी ऑफ कोर्स उस तरह स्ट्रेट नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी बात यह है कि आप देख सकते हो दें कि फास्फोरस, सोडियम एंड सल्फर की जो रेड है, तो इसका जो ट्रेंड है फास्फोरस, सोडियम, सल्फर की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये तीन जो हैं ये ज़रा रिलेटिवली ज़्यादा हैं सारों में। तो इस तो हेंस एक अगर आप ऑर्डर से लिखें इसका, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ये भी मैंने लिखा हुआ है कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस नेवर स्लीप्स मोस्टली रेस्ट्स स्टूपिड्स। तो इससे आप ये याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मूविंग ऑन हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर आते हैं। तो हम कहते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम metals are good conductors of electricity due to the presence of delocalized electrons. हमें पता है कि इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ delocalized electrons. ठीक है, और सोडियम से एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहते हैं। अच्छा, और जो सिलिकॉन है ये एक सेमी कंडक्टर है, यानी कि कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कुछ में नहीं करेगा। और जो बाकी हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ग्राफ ये है, एल्यूमिनियम की हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आयन, फिर ग्राफ नीचे आ जाता है। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कर चुके हैं, तो हम सिर्फ इसको सिंपली गो थ्रू करते हैं। वो ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मोल ऑफ गैसियस एटम्स इनटू अ मोल ऑफ सिंगल positively charged gaseous ions. One electron is removed from each gaseous atom. There is a general increase in ionization across a period. Nuclear charge increases, due to which ionization energy also increases. Shielding effect remains same. Atomic radius decreases across a period. This factor also increases. अब ionization energy का ग्राफ जो है वो भी हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं। इसका ग्राफ ये है, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। तो आपको पेपर में ग्राफ आपने आने से ये वाला बनाना है, ठीक है, और कोई नहीं बनाना। अब बात यह है कि
एक छोटी सी चीज कॉन्सेप्ट देख लेंगे, रीजंस ऑफ ड्रॉप इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन ग्रुप 5 एंड 6। तो ये कि दिस इज ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ पढ़ लें बस। इलेक्ट्रॉन in pair is easy to remove. P has no paired electrons because each p electron is in a different subshell. SS2 of its p electrons pair and one of these will be easier to remove than an unpaired one. ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं और अब हम ये जितनी भी थी फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल रिएक्शन से अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बात कर रही होती हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, रिएक्शन विद वाटर एंड स्टीम और रिएक्शन विद क्लोरीन। ऑक्सीजन में हम रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद एसिड्स एंड बेसिस और वाटर, और क्लोरीन में क्लोराइड्स विद वाटर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। तो सोडियम सबसे पहले हम रिएक्ट करता है, अच्छा रुकिए, अच्छा ठीक है। तो सोडियम जब रिएक्ट करता है तो सोडियम रिएक्ट्स vigorously when heated and placed in a gas jar of it burns with a yellow flame and a white solid is formed। ठीक है, ये आपको पता। और इसका जो रिएक्शन है ये भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे रिएक्शंस को खुद लिखता हूँ, अब तो आप इनको कीजिएगा। अच्छा जी, अब सोडियम वाला जो हमने देख लिया, अब मैग्नीशियम वाले को देखते हैं। तो मैग्नीशियम जो है, क्या है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो ये 2MgO बनाता है। और इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि इट इज ए विगरस रिएक्शन, ब्राइट वाइट फ्लेम बनती है, और वाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। अच्छा, जो वाइट सॉलिड फॉर्म होता है ना, ये सॉलिड किस फॉर्म में होता है, ये कैसा होता है सॉलिड, ये पाउडरी, पाउडर फॉर्म होता है या ऐश टाइप होती है। आपने देखा होगा कि जब सिगरेट पीते हैं हम, वैसे मैं तो नहीं पीता और आप भी नहीं पीनी चाहिए जो पीते हैं, तो जब सिगरेट बर्न हो रही होती है तो एक वाइट कलर की ऐश गिर रही होती है, तो ये बेसिकली वैसी ऐश होती है जो फॉर्म हो रही होती है। ओके, मूविंग ऑन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम बर्न होता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इस रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये होती हैं कि ब्राइट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। फ्लेम जो होती है, फ्लेम कलर जो है वो ब्राइट वाइट फ्लेम है। और जो सॉलिड बनता है इट इज वाइट सॉलिड। ठीक है, एल्यूमिनियम भी होगी थे। अब हम आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन, अच्छा अब होता ही है कि आप सिलिकॉन को बर्न करें O2 ऑक्सीजन में तो SiO2 बनती है। और इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो ये है कि इट इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन, ये कोई बहुत स्लो रिएक्शन है। और रिएक्शन हो तो जाता है पर उसमें होता ये है कि अ वाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फास्फोरस, हम ये कहते हैं कि फास्फोरस जो है, एक सेकेंड, अच्छा जी, तो फास्फोरस के आपके पास 2 एलोट्रोप्स हैं। वो कौन से हैं, वो फास्फोरस, रेड फास्फोरस है और वाइट फास्फोरस है। ठीक है, और इसमें फर्क ये है
कि आपके पास रेड फास्फोरस है और वाइट फास्फोरस है, कि जो रेड फास्फोरस है इट इज लेस रिएक्टिव और इट इज इन अ पॉलीमरिक फॉर्म, और जो वाइट फास्फोरस है इट इज वेरी रिएक्टिव। ठीक हो गया। और इसका रिएक्शन क्या है, उसका रिएक्शन है फर्स्ट P4 plus 5O2 gives us P4O10। ठीक है। और इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ये हैं कि वाइट फ्लेम, इट बर्न्स, phosphorus burns with a white flame, cloud of P4O10 is formed। ठीक हो गया, ये बात होगी। अब आगे हम आते हैं तो हम सल्फर की बात करते हैं। सल्फर की बात करें तो हम कहते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है और SO2 बनाता है। और इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो ये हैं कि इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, एक पंजेंट स्मेलिंग choking gas is released। ठीक हो गया। एक बड़ी एक गंदी स्मेल की गैस होती है वो रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, मैं आपको एक समरी दिखाता हूँ, आप उसे अंदाजा लगा लें। वो ये है कि एक सेकंड लगेंगे मुझे बनाते हुए। एक मिनट यार, इसको डिलीट करो। ठीक है, मैं सिंपली मैं इधर लिखता हूँ। अच्छा जी, अब आपने ये करना है ये कि मैं आपको एक समरी सी बना के देता हूँ, उसमें आपने ये बातें याद रखनी है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और सल्फर, इनके फ्लेम कलर्स क्या है। इनके फ्लेम कलर्स जो है, सोडियम का येलो है, मैग्नीशियम वाइट है, एल्यूमिनियम भी वाइट है, फास्फोरस भी वाइट है और सल्फर ब्लू है। ठीक हो गया, ये इसके फ्लेम कलर्स हैं। अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो हमने साफ कर लिया। ये एक टेबल आप देखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स क्या है, कि Na2O MgO सारे ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर जो हैं ये Na2O जायंट आयोनिक, फिर MgO जायंट कोवलेंट आयनिक,
जाइंट आयनिक, जाइंट कोवेलेंट, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, एसिड बेसिक नेचर, ये बेसिक से एम्फोटेरिक एसिड, एसिटिक, एसिडिक जा रहे हैं। और इसके अलावा आगे आए तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये इनके हाई हाई से लो जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा हो रही है। कलर ऑफ ऑक्साइड सारे लिखे हुए हैं। और जो आखिरी दो हैं, आखिरी दो कौन से हैं, SO3 और SO2 आर कलरलेस गैसेस। कलर ऑफ फ्लेम भी लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि विगरस रिएक्शन हैं किन किन के। अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ oxides of oxides of with water। जो हमने ऑक्साइड्स बनाए हैं इन्हीं के रिएक्शंस वाटर के साथ भी तो करने हैं ना। तो सबसे पहले हम Na2O जब आपने बनाया, वाटर बना, तो इसमें आपने 2NaOH बनाया, ठीक है। और इस रिएक्शन में हुआ ये था कि सोडियम ऑक्साइड reacted with water to form a strong alkaline solution। एक strong alkaline solution बनी थी, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं MgO प्लस H2O के साथ, MgOH2, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अगला रिएक्शन देखें। अगले में एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। Al2O3 जो कि एम्फोटेरिक है, और SiO2 मैक्रोमोलिक्यूल जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, they do not react। एक सेकेंड, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो हम सीधी तरह आगे P4O10 पर आ जाते हैं। जब P4O10 मिलता है पानी के साथ, ये 4H3 फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और कीपिंग इन माइंड दैट दिस रिएक्शन इज vigorous, the phosphorus and water react very vigorously। आगे आते हैं हम SO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, जब SO2 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये H2SO3 बनाता है। एंड अगेन दिस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब आखिरी चीज जो है वो है SO3 पानी के साथ रिएक्ट करती है और H2SO4 बनाती है और अगेन ये भी एक एसिडिक सोल्यूशन बन रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज हम देख रहे होंगे वो होगा एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं और रेड कर दे तुमने। हम कहते हैं Na2O रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और बनाता है Na2SO4 एंड वाटर। और इस साथ ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करा के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस और वाटर बना देते हैं। अब बात यह है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड हैं and they react with acids to form salts and water। ठीक है, ये आपको पता है। ये बेसिकली आप ऐसा कि ये आपने ओ लेवल्स में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो चैप्टर था उसमें ये पढ़ा हुआ है कि बेसिक ऑक्साइड्स और एसिड्स मिलके सॉल्ट्स और वाटर बनाते हैं। तो अब हम करते ये हैं कि इसको अरेज कर देता हूँ। अच्छा, और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है Al2O3 plus 3H2SO4 plus gives you Al2SO4 3 plus 3H2O। ठीक हो गया। आपको पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड and it reacts both with acids and bases to form salts। तो इधर आपने एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया। अब हम इसको Al2O3 को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप देखेंगे कि +3 इसमें 2NaAlOH4 बनता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन, हम आगे आते हैं तो हम बात करते हैं कि SiO2 की। और वो ये है कि SiO2 रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ Na2SiO3 प्लस H2O बनाने में। और हमें पता है कि SiO2 is an acidic oxide that dissolves and reacts with hot concentrated acids. Sorry. That dissolves and reacts with hot concentrated alkalis। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो P4O10 phosphorus oxide is an acidic oxide that reacts vigorously with sodium hydroxide to form salt and water। और इसमें 4Na3PO4 प्लस 6H2O आपने बनाया। ठीक हो गया, ये भी आपको पता है। आगे आते हैं, अब हम आगे आते हैं और कहते हैं कि आप रिएक्ट कराओ SO2 को
और SO3 को। तो हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 are both acidic oxides and they react with alkalis to form salt and water. सल्फर डाइऑक्साइड जब हम एल्कलाई के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सल्फाइड्स बनाता है Na2SO3 प्लस H2O और SO3 जब 2NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम सल्फेट बनाता है। इसको हम सोडियम सल्फाइड कहते हैं। बताता हूँ आपको, ये जो है दिस इज सोडियम सल्फाइड और ये है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये बात इधर हो। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, ये इधर एसिड बेस रिएक्शंस जो हैं पीएच3 ऑक्साइड्स के वो इधर खत्म होते हैं और अब हम आगे आते हैं और कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ Na एंड Mg विद वाटर। ठीक है, आगे हम हेडिंग देते हैं, हेडिंग ये देते हैं कि रिएक्शन NaMg विद वाटर। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सोडियम को पहले सोडियम को पहले देखते हैं। तो सोडियम जो है इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड मेल्ट्स इनटू अ सिल्वरी बॉल शेप बन जाती है। और जो सिल्वरी बॉल है इट मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर गिविंग ऑफ कलरलेस एंड अडरलेस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है जो हमने ऑलरेडी ओ लेवल से पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। So we say that 2Na plus 2H2O gives us 2NaOH plus H2 गैस बना, ये एक्वस बना, ये लिक्विड बना और ये सॉलिड बना। ठीक हो गया। अब मूविंग ऑन, ये जो रिएक्शन है इस पर ये याद रहे कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Okay, and now talking about magnesium, we say that, okay, now talking about magnesium, we say that magnesium reacts very slowly with cold water. And when a piece of, or हम करते ये हैं कि when a piece of magnesium is placed into water, it sinks and at first nothing appears to happen. Or it is very slow reaction that we can say that it takes 20, several days to produce a test tube of hydrogen gas. Okay. And when the reaction is completed, the solution which is formed is very weakly alkaline. It has a pH of around 11 and it is slightly soluble in water. We say that when magnesium reacts with water, magnesium hydroxide is formed and hydrogen gas is formed. And when we say that magnesium solid is reacted with steam, magnesium oxides is formed and hydrogen gas. Okay, that's it for that's it for this. And moving on, we now talk about reactions of period 3 elements with chlorine. Okay, firstly talking about sodium. Sodium reacts with chlorine to form NaCl.
And the observations are that the metal, in this case sodium, disappears and greenish yellow gas also disappears. Okay, these are the observations. Another thing, keep in mind that when sodium is heated and then plunged into a gas jar of chlorine, when you heat sodium and put it in chlorine, put it in a gas in a jar which has chlorine gas in it, sodium burns with a yellow flame and a vigorous reaction takes place, forming a white powder. Okay, moving on, and now talking about magnesium. So we say that magnesium reacts with chlorine to form magnesium chloride. And in this case, we say that the metal disappears and the greenish yellow gas also disappears. And we say that magnesium burns a white flame and vigorous reaction takes place. This is a very vigorous reaction and a white solid is formed. Okay, I hope this is clear to all of you. Moving on to aluminium. Aluminium. We say that aluminium reacts with chlorine to form 2AlCl3 and it can also form Al2Cl6. Okay, it can form both. The observations in this reaction are that the metal disappears and greenish yellow gas. अच्छा हम बार बार बात तो कर रहे हैं ग्रीनिश येलो गैस की, किसी को पता भी है ग्रीनिश येलो गैस है क्या? ये chlorine is a greenish yellow gas. ठीक हो गया, chlorine is a greenish yellow gas. और हम बात करते हैं कि aluminium burns with a white flame, vigorous reaction takes place and a white solid is formed. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं सिलिकॉन की. So you've got silicon. Silicon forms SiCl4 and the observations in this reaction are that Si solid disappears. Now why didn't I write metal disappears? Because silicon is not a metal. And greenish yellow gas disappears and silicon. Okay, that's it. Okay, that's it. That is it for silicon. And now
I'm gonna write over here for phosphorus. Phosphorus reacts with chlorine to form 2. Okay. And in this reaction, the observations are that phosphorus solid disappears, appears greenish yellow gas, disappears. Okay, that's it. Now keep in mind that white phosphorus reacts slowly with chlorine to form a colorless volatile liquid, and in X okay, okay. And over here you can see that PCl3 is formed. Now what happens is that in excess of Cl2, white solid PCl5 is formed. Okay, that is it for the reactions of period 3 elements with chlorine. And further moving on, we're going to talk about effect of water on chlorides of period 3 elements. Okay, the thing is, first of all, talking about NaCl. So about NaCl, it dissolves in water and the solution is neutral. Talking about MgCl2, and over here again it dissolves in water and the solution is acidic. It is, you can say, slightly acidic. Now about AlCl3, we say that AlCl3, when Al2Cl6 is added in water, positive and negative ions are formed. Hydrolysis reaction takes place and the reaction is exothermic. Al3 positive has very high polarizing power, so we say that it polarizes water molecules, and the water molecules lose its H positive ions and acidic solution results, and an acidic solution is formed. Okay, so basically in this reaction, hydrolysis reaction takes place, and there is a slightly acidic solution. Okay, now talking about SiCl4. In SiCl4, silicon chloride is hydrolyzed in water, forming white steamy fumes of HCl. Reaction is vigorous and the solution becomes acidic. The solution is acidic. Okay, moving on, talking about 4 or 5, PCl5. What happens to PCl5 is that again PCl5 is hydrolyzed in water, forming and it forms white fumes of HCl. Reaction is vigorous and the solution becomes acidic. Moving to number 6. Okay, sorry, that's it. No, number 6.
Okay, now let me just share something with you, and that is, let me make a white black box, and I'm gonna write some important points over here, and those important points are: number one, that hydrolysis of PCl3 results in the formation of H3PO3। जब आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO3 बन रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगली चीज है वो है अच्छा, वो ये है कि इधर आप इसको जरा बंद करो और एक चीज लिखो कि स्ट्रक्चर ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड्स। पीरियड 3 क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आप ऐसे लिखोगे कि NaCl और MgCl2 जो है इनके जॉइंट आयोनिक स्ट्रक्चर हैं, और Al2Cl6 SiCl4 PCl3 PCl5 जो है इनके सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक हो गया, आई एम श्योर ये आपको बात समझ आ गई। अब मैं आपको इधर ही एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, और वो बात ये है नहीं, रुकें एक सेकेंड, इधर आ जाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और मैं आपको इधर ही नई बात भी एक सिखाना चाहता हूँ आज। और वो ये है कि NaCl MgCl2 Al2Cl6 लिखें और SiCl4 PCl3 PCl5 PCl नहीं BCl, PSL नहीं, PCl। अच्छा, अब बात है कि इनकी जो क्लोराइड्स हैं ये सारे पीरियड 3 के, इनके पीएच क्या है। तो बच्चा जी ये इसका पीएच 7 है, इट इज न्यूट्रल। ये स्लाइटली एसिडिक है, ये काफी ज्यादा एसिडिक है, और ये आखिरी वाले तो बहुत एसिडिक है 2। ये पेपर में अक्सर 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा होता है कि आपने बताना होता है कि इसकी क्या है पीएच, गैस करके बतानी होती है कि MgCl2 की पीएच कितनी होगी, तो आप 6.5 लिख दें, 7 भी लिख दें, 7 भी अक्सर एग्जामिनर करेक्ट मार्क कर देता है, ठीक है। और पीरियोडिसिटी का चैप्टर इधर अपने एंड पर आता है, और नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है कमिंग, वो होगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स।